हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारे पाठ्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है कल्पना यानी कि इमेजिनेशन। एक ऐसा शब्द जिसको लेते ही हमारे दिमाग के अंदर आता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। हमारे सिलेबस के अंदर साइकोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जुड़ा कल्पना, पर ये कल्पना क्या है। कल्पना यानी इमेजिनेशन, चिंतन, तर्क, कल्पना, आखिर क्या फ़र्क है इनके अंदर। और जब हम कल्पना शब्द की बात करते हैं तो कई बार चिंतन और तर्क से हमें वो खुशी नहीं मिलती जो कल्पना से मिल जाती है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हकीकत में प्राप्त करना संभव नहीं होता। जैसे मेरे लिए प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री बनने की कल्पना तो कर सकता हूँ। मेरे लिए परीलोक की यात्रा करना संभव नहीं है, लेकिन मैं परीलोक में जाने की और परियों की तरह उड़ने की कल्पना तो कर सकता हूँ। मैं अगर आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हूँ तो शायद ज़िंदगी में कभी हवाई जहाज में उड़ पाऊँ या नहीं उड़ पाऊँ, लेकिन मैं हवाई जहाज में उड़ने की कल्पना तो कर सकता हूँ। मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैं उसे पाने की कल्पना तो कर सकता हूँ। जिंदगी में बहुत सारी कल्पनाएं जो वास्तव में जिन चीज़ों को हम हकीकत में नहीं बदल पाते उनकी भी कल्पनाएं करते, और कुछ कल्पनाएं दुनिया के भले के लिए भी होती है। कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान होगा तो उसके लिए पहले आपको आपके मस्तिष्क में खाका बनाना पड़ेगा कि मैं क्या क्या करूंगा और ये चीज़ कैसे होगी। जितने वैज्ञानिक आविष्कार हुए, कहीं ना कहीं उन आविष्कारों के पीछे वैज्ञानिकों के मनोमस्तिष्क में आई कल्पनाओं का योगदान भी रहा होगा। आज इसरो के वैज्ञानिक भी जब किसी मिसाइल को, रॉकेट को छोड़ते हैं तो उससे पहले भी कल्पनाएं करते हैं कि ये क्या काम कर सकती है और इससे भविष्य में क्या बेनिफिट होगा। एक इंजीनियर जब किसी मकान को बनाने का काम शुरू करता है तो उस मकान को बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट उसका नक्शा बनाता है। एक बांध बनता है तो बांध बनाने से पहले भी इंजीनियर के दिमाग में कल्पनाएं दौड़ती है। एक कवि, एक कहानीकार, एक नाटककार जब कविताएं, नाटक, कहानियां लिखते हैं तो ये लिखने से पहले भी उनके दिमाग के अंदर कल्पनाएं दौड़ती है। कल्पनाएं दुनिया के भले के लिए, दुनिया के सृजन के लिए भी होती है, और ये कल्पनाएं अपने मना तरंग के द्वारा, अपने दिवा स्वप्न के द्वारा खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए भी होती है। आज हम एक ऐसे ही प्रकरण पर, एक ऐसी ही टॉपिक के ऊपर, कल्पना के ऊपर बात करने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। आखिर कल्पना क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी घटना का प्रत्यक्षीकरण करता है, देखो कल्पना हमेशा उस चीज से संबंधित होगी जिसका हमने कभी न कभी, चाहे वास्तविक रूप में, चाहे किसी टीवी पर, किसी फिल्म के रूप में, हमने कभी न कभी उसका प्रत्यक्षीकरण किया हो। हमने, क्योंकि कल्पना में अक्सर वही चीजें आएगी जिन चीजों के बारे में आप जानते हो। जैसे प्रधानमंत्री बनने की मैं कल्पना करता हूं तो प्रधानमंत्री क्या होता ये मुझे पता है, आपको जानकारी हो। मैं उड़ने की कल्पना कर रहा हूं तो उड़ना होता क्या ये मुझे पता है। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु का, किसी घटना का, किसी स्थान का प्रत्यक्षीकरण करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है मतलब वो चीजें उसके दिमाग में बैठी हुई है, वो चीजें उससे जुड़ी हुई इमेजेस जब उसके दिमाग में है और वो इमेजेस उसके दिमाग के अंदर है, और एक व्यक्ति उन इमेजेस में हल्का फुल्का परिवर्तन कर कुछ नवीनता प्रदान करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे दिमाग में कल्पनाएं जन्म ले लेती है। वास्तव में कल्पनाएं पूर्व अनुभवों पर आधारित भी होती है, लेकिन पूर्व अनुभवों में, पूर्व अनुभूतियों में हम कुछ नवीनता पैदा कर देते हैं अपने ढंग से, अपने अनुकूल। जैसे प्रधानमंत्री का पद क्या होता है मुझे पता है, प्रधानमंत्री कौन है मुझे पता है, प्रधानमंत्री की ताकतें क्या है मुझे पता है, लेकिन मैंने कुछ नवीनता ये पैदा की कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, लेकिन अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में इमेजिन कर रहा हूं। मैं बाइक पर चलता हूं या पैदल चलता हूं, लेकिन मैं हवाई जहाज में उड़ने की कल्पना कर रहा हूं। हवाई जहाज को केवल मैंने देखा है और खुद को भी देखा, और मैं दोनों को आपस में जोड़ देता हूं। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु का, किसी घटना का प्रत्यक्षीकरण करे और उससे संबंधित प्रतिमाओं को, कुछ जो उसने दिमाग में बिठा रखा है, उन प्रतिमाओं में परिवर्तन करके अगर नवीनता पैदा करे तो विद्यार्थियों ये कल्पनाएं होती है। कल्पना शब्द की चर्चा जब मैं करता हूं
तो आपको जानकारी हो, कल्पना के तहत हमारे दिमाग में जितनी भी अनुभूतियां है पुरानी, जितने भी पूर्व अनुभव है, उन्हें हम पुनर्संगठित करते हैं और उन्हें नया रूप प्रदान करते हैं। एक्चुअली मैं कहूंगा कि कल्पना मेंटल मैनिपुलेशन है, यह दिमाग का जोड़ तोड़ है। आपको ध्यान हो, चिंतन क्रमबद्ध चलता है और समस्या के समाधान से संबंधित होता है, लेकिन कल्पना समस्या के समाधान से संबंधित तो जरूरी नहीं है, और प्राय कल्पनाएं समस्या के समाधान से संबंधित नहीं होती। चिंतन में समस्या समाधान का व्यवहार होता है, लेकिन कल्पना में समस्या समाधान का व्यवहार हो जरूरी नहीं है। चिंतन क्रमबद्ध होता है, कल्पना का क्रमबद्ध होना भी जरूरी नहीं है। और आपको जानकारी हो, कल्पना तो एक प्रकार का, जैसा कि वुडवर्थ और मैकडूगल जैसे लोग कहते हैं कि कल्पना तो एक मानसिक हस्त व्यापार है, एक मेंटल मैनिपुलेशन है, एक दिमाग का जोड़ तोड़ है। दिमाग दृश्य प्रतिमाओं को पुनर्संगठित करता है, उन्हें नए नए रूप प्रदान कर देता है। आपको ध्यान हो, आपके गुरुजी आपको महाराणा प्रताप के बारे में सुनाते हैं और आप कल्पना कर बैठते हो कि जैसे आप ही महाराणा प्रताप के रूप में युद्ध लड़ रहे हो। हमारा दिमाग कितने ख्याली पुलाव पका देता है और हमारा दिमाग कितना मेंटली मैनिपुलेट कर लेता है, मानसिक जोड़ तोड़ कर लेता है, प्रतिमाओं को पुनर्संगठित कर लेता है। विद्यार्थियों, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कल्पना कहते हैं। दिमाग के अंदर बिठाइएगा, मैं कुछ चीजें आपको लिखाऊंगा भी, कल्पना बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से दिमाग के अंदर कुछ चीजें आप बिठाने का प्रयास भी करिए, और मेरे साथ साथ अगर लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। आपको जानकारी हो, कल्पना के अंतर्गत हम क्या कहेंगे? जब व्यक्ति, ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति किसी घटना, किसी स्थान, किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है, जब व्यक्ति किसी घटना, स्थान, वस्तु, इनका प्रत्यक्षीकरण करे, मतलब इनसे व्यक्ति का सामना हो और इनसे जुड़ी चीजों को वो अपने दिमाग में बिठाए, प्रत्यक्षीकरण कर संबंधित प्रतिमाओं को, इमेजेस को, चित्रों को, तस्वीरों को, संबंधित प्रतिमाओं को मस्तिष्क में, प्रतिमा मतलब इमेजेस, संबंधित प्रतिमाओं को, इमेजेस को मस्तिष्क में स्थापित करे, तथा इन प्रतिमाओं को पुनर्संगठित कर या इन प्रतिमाओं में परिवर्तन कर, जब नवीनता पैदा करे, तथा इन प्रतिमाओं में परिवर्तन कर नवीनता पैदा करे, परिवर्तन कर नवीनता पैदा करे, तो इसे कल्पना कहते हैं। देखो, परिभाषा अच्छे से समझोगे तो कल्पना पर, क्योंकि मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कल्पना आखिर क्या है? आपको ध्यान हो, कल्पना किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो अपने दिमाग के अंदर एक बात बिठाइएगा, हम किसी भी वस्तु का, घटना का, स्थान का क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण करते हैं। हम किसी भी वस्तु का, घटना का, स्थान का क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण करते हैं। और प्रत्यक्षीकरण करने के बाद उससे संबंधित प्रतिमाएं हमारे दिमाग में बैठेगी, और फिर हम क्या करेंगे? इन प्रतिमाओं में कुछ नवीनता उत्पन्न करेंगे, यानी इन इमेजेस के अंदर कुछ नवीनता ले आएंगे। ये प्रतिमाएं जो है, इन प्रतिमाओं में कुछ चेंज करेंगे, और जब इन प्रतिमाओं में हम नवीनता ले आएंगे तो विद्यार्थियों किसका जन्म होगा? कल्पना का जन्म होगा, इमेजिनेशन का जन्म होगा। ध्यान से सुनना, मैंने कहा है कि किसी वस्तु का, घटना का, स्थान का, व्यक्ति का, जिसका भी हमने प्रत्यक्षीकरण किया है, चाहे वास्तविक रूप में, चाहे कहीं पढ़कर, चाहे टीवी में देखकर, उससे संबंधित प्रतिमाओं को, उससे संबंधित इमेजेस को अपने दिमाग में बिठाया, और फिर कल्पना करने के लिए हमने उन इमेजेस के अंदर क्या पैदा की? नवीनता पैदा की।
हमारे दिमाग ने उस इमेज को जोड़ा तोड़ा और इमेज में कुछ नयापन आया, तो दिमाग ने क्या पैदा कर दी? कल्पना पैदा कर दी। वास्तव में कल्पना में क्या होता है? गत अनुभूतियों को, पूर्व अनुभवों को पुनर्संगठित करके नया रूप प्रदान करना। मैं ये कहूंगा, कल्पना की बात करता हूं, अंग्रेजी के अंदर इसको हम कहते हैं इमेजिनेशन। और जब मैं कल्पना की, इमेजिनेशन शब्द की बात करता हूं, तो विद्यार्थियों समझने का प्रयास करिएगा, कल्पना या इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गत अनुभूतियों और पूर्व अनुभवों को पुनर्संगठित करना। ध्यान देना, गत अनुभव या फिर गत जो अनुभूतियां है, उन अनुभूतियों को पुनर्संगठित करना, मतलब अपने दिमाग में दोबारा जैसे अनुभव है वैसे के वैसे नहीं, जैसे अनुभव है वैसे के वैसे नहीं, उन अनुभवों को, उन अनुभूतियों को पुनर्संगठित कर उन्हें नया रूप प्रदान करना, उन्हें नवीन रूप देना, यह कहलाता है कल्पना। आपको जानकारी हो, कल्पना के अंदर हम क्या करते हैं? हम गत अनुभवों और गत अनुभूतियों को पुनर्संगठित करके और उसमें नया रूप प्रदान करते हैं। एक तरीके का ये क्या है? एक तरीके का ये मेंटल मैनिपुलेशन है। मैं ये कहूंगा ये मानसिक जोड़ तोड़ की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों ध्यान देना, चिंतन के अंदर जोड़ तोड़ नहीं है, तर्कणा में जोड़ तोड़ नहीं है, लेकिन यहां दिमाग कुछ भी जोड़ देगा, दिमाग कुछ भी तोड़ देगा। ये मानसिक हस्त व्यापार है। ये दिमाग का एक प्रकार का जो है वो हम कह सकते हैं दिमाग के जो मर्जी आए वो कर लेता है, ये दिमाग है। देखिए हम कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि, क्योंकि कवि कल्पनाशील होता है, उसका दिमाग कुछ का कुछ सोच सकता है। ये महत्वपूर्ण बात हमारे को दिमाग के अंदर रखनी है। तो अपने को दिमाग के अंदर समझ में आना चाहिए कि कल्पना क्या है। कल्पना के अंदर हम किसी भी वस्तु का, घटना का, स्थान का, व्यक्ति का जिसका हमने प्रत्यक्षीकरण किया, उससे संबंधित प्रतिमा को, उससे संबंधित इमेज को हमने दिमाग में बिठाया, और उस प्रतिमा के अंदर जब हम नयापन पैदा करेंगे, उस इमेज में, उस चित्र में जब नयापन पैदा करेंगे, तो जो क्रिया जन्म लेगी उसको क्या कहेंगे? कल्पना कहेंगे। उसको कल्पना कहेंगे। कल्पना क्या है? कल्पना एक मेंटल मैनिपुलेशन है, मानसिक हस्त व्यापार है, मानसिक जोड़ तोड़ है। गत अनुभव और अनुभूतियों को पुनर्संगठित करना और उन्हें नया रूप प्रदान करना, यह किसका काम होता है? यह कल्पना का काम होता है। विद्यार्थियों, कल्पना के अंदर मैं कुछ परिभाषाओं के माध्यम से भी अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं महोदय वुडवर्थ की एक परिभाषा लेना चाहूंगा। वुडवर्थ महोदय ने कहा, कल्पना एक मानसिक जोड़ तोड़ है। जब कोई व्यक्ति पूर्व के यथार्थ तथ्यों का प्रत्यास्मरण करे, जब कोई व्यक्ति पूर्व के यथार्थ तथ्यों का प्रत्यास्मरण करे और उसे नए रूप में, नए प्रारूप में व्यवस्थित करे, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो कल्पना कर रहा है। आपको जानकारी हो, बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर बिठाने का प्रयास करिएगा। कल्पना क्या है? कल्पना के बारे में अपने को ध्यान में रखना है। कल्पना एक प्रकार का मानसिक जोड़ तोड़ है, एक प्रकार का मेंटल मैनिपुलेशन है, एक प्रकार का मानसिक हस्त व्यापार है। आपको जानकारी हो, महोदय वुडवर्थ ने भी कल्पना को मानसिक हस्त व्यापार का, मैकडूगल भी इसे मानसिक हस्त व्यापार कहते हैं। कल्पना क्या है? कल्पना एक प्रकार का मानसिक हस्त व्यापार या मेंटल मैनिपुलेशन या दिमाग का जोड़ तोड़ है। और ये क्या होती है? ये पूर्व के यथार्थ तथ्यों का प्रत्यास्मरण। पहले जिन तथ्यों से हमारा प्रत्यक्षीकरण हुआ है ना, कल्पना करते समय हम उसे याद करते हैं। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, उसने उस लड़की के साथ में बिताए हुए पलों का क्या किया? स्मरण किया और फिर कुछ नयापन खुद पैदा कर दिया। लड़का लड़की से प्रेम करता है, लेकिन कल्पना करते समय ये कल्पना करता है कि वो लड़की और वो लड़का दोनों कहीं स्विट्जरलैंड के अंदर बर्फीली वादियों के अंदर घूम रहे हैं। अब कभी स्विट्जरलैंड गए भी नहीं, लड़का लड़की को जानता है और स्विट्जरलैंड के बारे में टीवी में सुना है, अखबारों में पढ़ा है, और दोनों को कनेक्ट कर दिया। और ये दिमाग के अंदर, देखो ये हमारा दिमाग है, ये कोई भी मेंटल मैनिपुलेशन कर सकता है, ये कुछ भी जोड़ तोड़ कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। ये दिमाग कुछ भी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, दिमाग, बहुत पहले टीवी पे एक सीरियल आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के पैसे थोड़ी लगते हैं। आज लड़का लड़की से प्रेम करता है,
पैसे हो या नहीं हो, कल्पना जगत में स्विट्जरलैंड जाने से कोई रोक नहीं सकता। वास्तव में तो पैसे होंगे तो जा पाएंगे, लेकिन कल्पना जगत में स्विट्जरलैंड घूम के आ सकते, आराम से आ सकते हैं। आप जैसे सपोज आप में से कोई विवाहित पति और पत्नी है, शादी हो गई, शादी होने के बाद में घूमने का समय नहीं मिला। अब कल्पना कर ले कि हम स्विट्जरलैंड में ही बैठे, घर में एसी लगा दिया कमरे में, और कल्पना कर ली कि भाई ये स्विट्जरलैंड ही है। तो कल्पना करने के पैसे थोड़ी लगते हैं, कुछ भी कर लीजिए। महावीर जयंती को रीट की परीक्षा स्थगित हो गई, कल्पना कर लीजिए कि रीट की परीक्षा हो रही है, आप सेंटर पे गए हो, आप परीक्षा दे रहे हो, ओएमआर सीट में गोले भर रहे हो, साइकोलॉजी का पेपर ऐसा आया 30 में से 30 सही हो गए। कल्पना करने की कोई मनाही नहीं है, कल्पना करने की मनाही नहीं है। तो कल्पना एक मानसिक हस्त व्यापार है। इसमें क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति पूर्व के यथार्थ तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर, जब कोई व्यक्ति पूर्व के यथार्थ तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर, पूर्व के यथार्थ तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर उन्हें नए प्रारूप में व्यवस्थित करता है, उन्हें नए प्रारूप में व्यवस्थित करता है, तो इसे कल्पना कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये कल्पना का प्रदर्शन है। आपको ध्यान हो, महोदय वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि कल्पना एक प्रकार का मेंटल मैनिपुलेशन है, मानसिक हस्तव्यापार है, और जब कोई व्यक्ति पूर्व के यथार्थ तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर उन्हें नए प्रारूप में व्यवस्थित करे, नए रूप में व्यवस्थित करे, नई, जैसे मैंने कहा कि लड़का लड़की से प्रेम करता तो लड़का लड़की को जानता है, लड़के ने टीवी पर अखबार में स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ा है, लड़के को उसके किसी दोस्त ने अपने वैवाहिक जीवन के बाद स्विट्जरलैंड के हनीमून के बारे में सुनाया है, और अब लड़का या वो अपने प्रेयसी के साथ या पति अपनी पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड के अंदर घूम रहा है, इस प्रकार की कल्पना कर रहा है। तो इसका मतलब उसने जिन तथ्यों के बारे में सुना, पढ़ा, देखा, उन सबको आपस में जोड़ दिया, और जोड़कर और पूर्व के जितने यथार्थ तथ्य थे उनका प्रत्यास्मरण करके और फिर उन्हें नए प्रारूप में व्यवस्थित कर दिया, दिमागी जोड़ तोड़ के द्वारा। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रक्रिया हो गई? ये कल्पना की प्रक्रिया हो गई। हमारे एक और विद्वान रायबर्न के हवाले से भी कल्पना की परिभाषा देना चाहूंगा। हमारे एक विद्वान रायबर्न क्या लिखते हैं? रायबर्न महोदय लिखते हैं कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को, अपने दिमाग के चित्रों को नए रूप में प्रयोग में लेते हैं। यह हमें पूर्व अनुभवों को किसी नवीन वस्तु का निर्माण करने में मदद करती है। पुराने जो हमारे अनुभव है ना, उसके आधार पर कोई नई वस्तु का निर्माण, जैसे कि इंजीनियर, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की या उसने जहां पर भी काम किया, उन काम के अनुभव के आधार पर वो किसी मकान या किसी प्लॉट को देखने के लिए आता है। हमें अगर हमारे प्लॉट पर कोई मकान बनाना है और हमें उसका नक्शा बनवाना है और हम किसी आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, तो आर्किटेक्ट अपने पुराने अनुभवों को याद करके और फिर नए मकान का निर्माण करने के लिए बताता है कि भाई यहाँ पर ये जो है वो ओरा हो सकता है, यहाँ पर देवता का स्थान हो सकता है, ये रूम हो सकते हैं, ये रूम इतने बाई इतने के यहाँ रूम बना सकते हो, यहाँ अटैच लेट बाथ बना सकते हो, यहाँ बाहर अलग से लेट बाथ बना सकते हो, ये यहाँ टाँका हो सकता है। तो ये सारी कल्पना है, पहले तो कल्पना करेगा फिर नक्शा बनाएगा। तो कहने का मतलब, और जब कल्पना करते हैं तो कल्पना जिन जिन चीजों की करते हैं उनके बारे में पूर्व अनुभव हमारी क्या करते हैं, नई वस्तु का निर्माण करने में मदद करते हैं। तो ये ध्यान देना, कल्पना, रायबर्न ने कहा है कि कल्पना वह शक्ति है, रायबर्न महोदय कहते हैं कि कल्पना वह शक्ति है जो, कल्पना वह शक्ति है जो हमें अपनी प्रतिमाओं को, या यूं कह सकते हैं कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को, जिसके द्वारा
हम अपनी प्रतिमाओं को, प्रतिमा मतलब जो हमारे दिमाग में चित्र स्थापित है, जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को, मतलब हमारे दिमाग में जो प्रतिबिंब बने हुए इमेजेस को नए रूप में प्रयोग में लेते हैं, नए रूप में प्रयोग में लेते हैं। यह यानी कि कल्पना, यह हमें पूर्व अनुभवों को, जो हमारे पुराने अनुभव है, पूर्व अनुभवों को नवीन वस्तु का निर्माण करने में, नवीन वस्तु का निर्माण करने में मैंने क्या लिखा, यह हमें पूर्व अनुभवों को किसी नवीन वस्तु का निर्माण करने में, प्रयोग लेने में सहायता करती है, प्रयोग लेने में सहायता करती है। आपको ध्यान हो, रायबर्न महोदय ने कहा कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को, हम अपनी इमेजेस को किसी नवीन वस्तु का निर्माण करने के अंदर सहायता प्रदान करते हैं। मतलब हम अपनी इमेजेस को नए रूप में प्रयोग में लेते हैं और हमारे जो पूर्व अनुभव है उसका उपयोग करके और किसी नवीन वस्तु का निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, रायबर्न की परिभाषा भी। रायबर्न महोदय ने कहा है कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को नए रूप में प्रयोग में लेते हैं। यह हमें पूर्व अनुभवों को नवीन वस्तु का निर्माण करने में, प्रयोग लेने में, मतलब पूर्व अनुभव जो है ना, उसे किसी नई वस्तु का निर्माण करने के अंदर हम प्रयोग ले सके, इसके अंदर हमें सहायता करती है। कौन? कल्पना। तो आपको जानकारी हो, कल्पना की दोनों परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। वुडवर्थ महोदय ने कहा कल्पना क्या है? मानसिक हस्त व्यापार है। जब कोई व्यक्ति पूर्व के यथार्थ तथ्यों को याद करके उन्हें नए रूप में व्यवस्थित करे तो इसका मतलब वो कल्पना कर रहा है। जबकि रायबर्न ने क्या कहा? कल्पना वो शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को, अपने दृश्य इमेजेस, जो हमारे दिमाग में इमेजेस है, उसको नए रूप में प्रयोग में लेते हैं और हमें पूर्व अनुभव को नवीन वस्तु का निर्माण करने के अंदर हमारी क्या कर रही है? सहायता कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे को दिमाग के अंदर रखनी है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से अपने को दिमाग के अंदर रखना है। इसी तरीके से रेबर ने भी कहा गत अनुभूतियों की जो यादें हैं और गत प्रतिमाएं हैं उनको पुनर्संगठित करना, उन्हें नए तरीके से संरचित करना या उन्हें पुनर्गठित करके और नई संरचना करना, ये प्रक्रिया जो है वो कल्पना कहलाती है। एक परिभाषा और लेना चाहूंगा। देखो, परिभाषा इसलिए होती है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। परिभाषा के अंदर एक परिभाषा हमारे विद्वान रेबर की परिभाषा है। हमारे महोदय रेबर ने क्या कहा? रेबर ने कहा गत अनुभूतियों की यादों, गत अनुभूतियों की स्मृतियों, हमने पहले जो जो अनुभूतियां की है उसकी जो स्मृतियां हमारे दिमाग के अंदर है, गत अनुभूतियों की स्मृतियों व प्रतिमाओं, प्रतिमाओं का मतलब इमेजेस, प्रतिमाओं को पुनर्संगठित कर नई संरचना करने की, मानसिक प्रक्रिया कल्पना कहलाती है, कल्पना कहलाती है।
अब मैंने आपके सामने 3 परिभाषाएं रखी है, ध्यान देना। परिभाषाओं को रटने की जगह समझने की कोशिश करना। वुडवर्थ ने क्या कहा? कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। जब कोई व्यक्ति पूर्व के यथार्थ तथ्यों को याद करके उन्हें नए प्रारूप में व्यवस्थित करे तो इसे कल्पना कहते हैं। रायबर्न ने क्या कहा? कल्पना वो शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को नए रूप में प्रयोग में लेते हैं और हमें पूर्व अनुभव को नई वस्तु का निर्माण करने में प्रयोग करने के लिए सहायता करती है। जबकि रायबर्न ने क्या कहा? गत अनुभूतियों की स्मृतियों और प्रतिमाओं को पुनर्संगठित करके और नई संरचना करने की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है। लेकिन विद्यार्थियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर एक चीज जो अक्सर बैठती है वो ये कि कल्पना, जिस शब्द की मैं बात करता हूं, ये कल्पना में आखिर कुछ इसकी स्पेशलिटी क्या है? मैंने जितनी परिभाषाएं बताई ना, उन परिभाषाओं को बहुत अच्छे से अगर दिमाग में बिठा लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि कल्पना के क्या लक्षण हो सकते हैं या कल्पना की क्या विशेषताएं होती है। कल्पना के लक्षण या कल्पना की क्या विशेषताएं हो सकती है या किस आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये कल्पना है। देखिए, चिंतन और कल्पना में फर्क होता है। मैं अभी आपको यह भी बताऊंगा कि कल्पना और चिंतन में क्या अंतर है, लेकिन पहले यह समझना कि कल्पना के क्या लक्षण या क्या विशेषता है। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा कि कल्पना के अंदर पूर्व अनुभव या पूर्व अनुभूतियां बहुत जरूरी है। आज जैसे आप अपनी पत्नी के साथ में स्विट्जरलैंड के अंदर हनीमून मना रहे हो, ये कल्पना कर रहे हो, तो कल्पना कर रहे हो तो पूर्व अनुभव या पूर्व अनुभूतियां मतलब आपकी शादी हुई है, जो आपकी पत्नी है उसका चेहरा दिमाग में होगा, स्विट्जरलैंड का जो दृश्य है वो दृश्य आपके दिमाग में होगा। कहीं ना कहीं आपने उस दृश्य के बारे में चाहे पढ़ा होगा, चाहे सुना होगा, चाहे टीवी पे देखा होगा। ये पूर्व अनुभव और पूर्व अनुभूतियां ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए। कई बार ये भी होता है कि जैसे आप अपनी पत्नी के साथ में घूम रहे हो, बाजार के अंदर जा रहे हो और सामने आपको पानी पूरी का ठेला दिखा और आपके दिमाग में पानी पूरी खाओगे बाद में, लेकिन पहले कल्पना आ गई कि आप और आपकी पत्नी उस पानी पूरी के ठेले के पास खड़े हैं और वो पानी पूरी वाला एक एक करके आपको गोलगप्पा दे रहा है और आप गोलगप्पा खा रहे हो। यानी आप पूर्व अनुभव और पूर्व अनुभूतियों को याद करके आप नई कल्पना करने की कोशिश करते हो। दिमाग उसका जोड़ तोड़ करता है, एक मेंटल मैनिपुलेशन करता है। एक इंजीनियर, मान लो उसको कोई बांध बनाना है तो वो अपने पूर्व अनुभव और पूर्व अनुभूतियों और जो उसने पढ़ाई करी वो सारी चीजों को याद करके और फिर कल्पना करता है कि एक अच्छा बांध कैसे बन सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी समुद्र के तट पर खड़े हो और आप ये कल्पना कर रहे हो कि समुद्र के अंदर जैसे नाव के साथ में आपकी अनुभूति पहले है, नाव क्या है उसका चित्र आपके दिमाग में है और आप कल्पना कर रहे हो तट पर खड़े खड़े ही कि आप उस नाव के अंदर घूमकर और वापस आ गए। अब नाव वाला पैसे कम लेगा तो आप घूमकर आ भी जाओगे, पैसे ज्यादा लेगा तो भाई हमें को घूमी जाए, लेकिन कल्पना करने के पैसे थोड़ी लगते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, एक कहानीकार कहानी लिखता है पहले कल्पनाएं करता है, एक कविता लिखने से पहले कवि भी कल्पना करता है। जितने भी टीवी सीरियल वगैरह लिखे जाते हैं इनके लेखक पहले कल्पनाएं करते हैं फिर लिखते हैं। ये अच्छी कल्पना कौन सी है उसको वो लेखन में उतार देते हैं। तो कहने का मतलब कल्पना के लक्षणों में सबसे पहले तो क्या है, इसमें पूर्व अनुभव और पूर्व अनुभूतियां, पूर्व अनुभव पूर्व अनुभूतियां ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कल्पना करेंगे हम पूर्व अनुभव या पूर्व अनुभूति का क्या करेंगे, प्रत्यास्मरण करेंगे, उसको याद करेंगे, उसकी स्मृति हमारे दिमाग में आएगी, फिर हम उसके अंदर क्या करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे। दूसरी चीज, जिन चीजों का भी अतीत के अंदर हमारा प्रत्यक्षीकरण हुआ है उससे संबंधित प्रतिमाएं, उससे संबंधित इमेजेस वो हमारे दिमाग के अंदर है। उन प्रतिमाओं में से उपयुक्त प्रतिमा का चयन करेंगे, उपयुक्त इमेज का चयन करेंगे जिससे संबंधित हमें कल्पना करनी है। तो उपयुक्त प्रतिमाओं में से जितनी भी प्रतिमाएं हमारे दिमाग में जहां जहां भी हम घूमने गए ढेरों इमेजेस है, जिन जिन चीजों के फोटो हमने देखे ढेरों इमेजेस है, और हम कल्पना करते प्रतिमाओं में से उपयुक्त प्रतिमा का हम चयन करते हैं ताकि हम क्या कर सके, पूर्व अनुभव पूर्व अनुभूति को याद करें। हम प्रतिमाएं जितनी भी हमारे दिमाग में बैठी हुई है उसमें से उपयुक्त प्रतिमा का चयन करें और फिर हमारा दिमाग क्या करेगा, मानसिक जोड़ तोड़,
हमारा दिमाग क्या करेगा? मानसिक हस्त व्यापार, मेंटल मैनिपुलेशन करेगा। और आपको जानकारी हो, कल्पना का लक्षण यह है कि यह क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन देता है। क्यों? क्योंकि जो चीज वास्तव में है ही नहीं, हमने हमारा पूर्व अनुभव और पूर्व अनुभूतियां कुछ अलग है, मगर हमने उसमें कुछ नयापन पैदा कर दिया, अपने दिमाग के द्वारा जोड़ तोड़ कर दी। तो इसका मतलब क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देने का काम भी कौन करती है? कल्पना करती है। कल्पना के कुछ विशेष लक्षण दिमाग में रखने हैं ताकि कल्पना आराम से याद हो जाए। पूर्व अनुभव और पूर्व अनुभूतियां बहुत जरूरी है। आज जो कल्पना अपन कर रहे हैं उससे संबंधित अगर बिल्कुल भी अनुभव नहीं है तो उससे संबंधित कल्पना दिमाग में आएगी क्यों? कल्पना के लिए चित्र भी, दिमाग में तस्वीर बनना भी जरूरी होता है। कल्पना के लिए पूर्व अनुभव और पूर्व अनुभूतियां भी चाहिए। कल्पना के लिए दिमाग में इमेजेस यानी कि चित्र भी चाहिए। और कल्पना करने के लिए हम प्रतिमाओं में से उपयुक्त प्रतिमा का चयन करेंगे और फिर मानसिक जोड़ तोड़, मेंटली मैनिपुलेशन भी होगा और क्रिएटिविटी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और तब जाकर कल्पना का कार्य संपन्न होता है, तब जाकर कोई बढ़िया कल्पना हमारे जहन के अंदर आती है। देखो, कल्पना नाम लेते तो सबको ही पता है कि कल्पना क्या होती है, लेकिन शब्दों में परिभाषित करना भी निश्चित रूप से आपको आना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान देना। मैं कल्पना में और चिंतन में थोड़ा सा अंतर भी आपको बताना चाह रहा हूं अगले चरण के अंदर। देखो, समझो इस चीज को, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, रटो मत, इसको याद करो। चिंतन में और कल्पना में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसको भी समझ रहा, क्योंकि आपको यह तो पता ही है कि चिंतन भी मानसिक प्रक्रिया होती है और आपको यह भी पता है कि कल्पना भी मानसिक प्रक्रिया है। कल्पना भी दिमाग में आती है और चिंतन भी दिमाग में आता है। लेकिन चिंतन में और कल्पना में फर्क क्या है? चिंतन लक्ष्य निर्देशित होता है, चिंतन समस्या के साथ शुरू होता है। चिंतन तब शुरू होगा जब कोई समस्या होगी। कल्पना के लिए लक्ष्य और समस्या का होना जरूरी नहीं है। चिंतन समस्या समाधान व्यवहार है, कल्पना समस्या समाधान व्यवहार नहीं है। चिंतन समस्या समाधान व्यवहार है तो इसमें प्रयत्न और त्रुटि भी होती है, प्रयत्न भी करते हैं समस्या का समाधान करने के लिए, भूल भी होती है, भूल में सुधार भी करते हैं, फिर चिंतन नए तरीके से होता है। लेकिन कल्पना में तो समस्या समाधान व्यवहार ही नहीं है, इसलिए प्रयत्न और त्रुटि की ट्रायल एंड एरर का मेथड ही नहीं है। चिंतन, आपको जानकारी हो, चिंतन में तर्कणा भी हो सकती है। अगर देखो, चिंतन हम पढ़ते हैं तो उसमें अगर स्वालीन चिंतन को, काल्पनिक चिंतन को छोड़ दे तो जितना भी यथार्थवादी चिंतन होता है उसमें तर्कणा भी निहित होती है। लेकिन कल्पना में क्रमबद्ध तर्कणा जरूरी नहीं है। चिंतन के अंदर आपको जानकारी हो, अक्सर अगर यथार्थवादी चिंतन है तो वो रियलिटी से संबंधित होगा, लेकिन कल्पना का तो मतलब ही कल्पना है, ये प्राय अवास्तविक चीजों से, घटनाओं से ज्यादा संबंधित होता है। देखो, वास्तविक तथ्यों का, यथार्थ तथ्यों का हमने प्रत्यास्मरण तो किया, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा जोड़ तोड़ कर देता है कि वो वास्तविक की जगह क्या हो जाती है? अवास्तविक चीजें। बाद में भविष्य में वास्तविक होगी अलग बात है, लेकिन जिस समय हम कल्पना कर रहे हैं उस समय के लिए तो वो चीज क्या होती है? अवास्तविक। ध्यान दीजिएगा, तो अवास्तविकता से ज्यादा संबंधित होती है। तो चिंतन, सबसे पहली चीज चिंतन में ध्यान रखना है, यह लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। ध्यान देना, यह लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। चिंतन लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है और कल्पना यह लक्ष्य निर्देशित नहीं है। कल्पना करते हैं, अब मुझे भारत का प्रधानमंत्री मैं बना हूं, एक दिन के अंदर मैं कल्पना करता हूं कि मैं एक दिन में प्रधानमंत्री बन गया और मैंने कोरोना को एक दिन के अंदर भारत से नेस्ता नाबूद कर दिया। कल्पना करने में क्या जाता है? आपको ध्यान हो, कल्पना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कल्पना कर सकते हैं बैठे बैठे कि चुनाव आया, हूं खड़ो हुओ, हैंग वोट मन मिलया, लोकसभा में जितने सीट हैंग आदमी मेरी पार्टी के जीत गए, सबने मेरे को सपोर्ट कर दिया, हूं भारत रो प्रधानमंत्री बन गयो। अपनो देखना कोई पया को लगे। भले देखो, आज आप रीट की परीक्षा दे रहे हो, आप कल्पना करो कि रीट की परीक्षा हुई, हैंग सवाल सही हुआ, पहली बार इतिहास में 150 नंबर आप रही जाया और आपने गोविंद सिंह जी डोटासरा बुलाए कहो कि बोल बेटा थार तो जे चाहिए होती है पोस्टिंग, मारा घर में एक नई स्कूल खोला तो मैंने पोस्टिंग दे दो। अपना देखना कहते भैया जावे, भैया लगे को अपना देखना, तो एड़ो भी हो सके। तो लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है, कल्पना लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया नहीं है। लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया नहीं। आपको ध्यान हो, चिंतन तभी शुरू होता है जब कोई समस्या हो
यानी ये प्रकार का क्या है, समस्या समाधान व्यवहार है। समस्या समाधान व्यवहार है, और समस्या समाधान व्यवहार है इसका मतलब चिंतन के लिए किसका होना जरूरी है, समस्या का होना जरूरी है। चिंतन तभी होगा जब कोई समस्या होगी, क्योंकि समस्या के समाधान के लिए ही क्या होता है, चिंतन होता है। लेकिन यहां समस्या का होना आवश्यक नहीं है, कल्पना के लिए समस्या का होना आवश्यक नहीं है, समस्या हो ये जरूरी नहीं है, समस्या का होना आवश्यक नहीं है। तीसरी बात, चिंतन के लिए आपको जानकारी हो, जब समस्या समाधान व्यवहार है तो चिंतन के अंदर प्रयत्न और त्रुटि की प्रक्रिया भी होगी। आप जब चिंतन करोगे तो समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रयत्न भी करोगे, उसमें भूल भी होगी, और भूल को सुधारने के लिए फिर चिंतन करोगे, तो इसमें प्रयत्न और त्रुटि की प्रक्रिया भी होगी। लेकिन इसमें प्रयत्न और त्रुटि की प्रक्रिया भी जरूरी नहीं है, प्रयत्न और त्रुटि की प्रक्रिया भी नहीं होती। आपको ध्यान हो, चिंतन के अंदर जब मैं चिंतन की बात करता हूं, विशेष रूप से जो वास्तविक चिंतन होता है, विशेष रूप से जो यथार्थवादी चिंतन होता है, ध्यान दे, स्वालीन चिंतन को छोड़कर, क्योंकि स्वालीन चिंतन तो खुद काल्पनिक चिंतन है, तो वो तो कल्पना ही होती है। स्वालीन चिंतन तो काल्पनिक चिंतन ही है, उसमें तो कल्पना निहित होती है। लेकिन जो यथार्थवादी चिंतन होता है विद्यार्थियों, उस यथार्थवादी चिंतन में क्रमबद्ध तर्कणा होती है, क्रमबद्धता होती है। वैसे तर्कणा खुद ही क्रमबद्ध है, तो आप चाहे क्रमबद्ध तर्कणा लिखिए और चाहे तर्कणा लिख दीजिए, तो तर्कणा होती है। लेकिन आपको जानकारी हो, इसमें क्रमबद्ध तर्कणा नहीं, क्रमबद्ध तर्कणा या तर्कणा नहीं लिख दो भले ही, क्योंकि तर्कणा खुद ही अपने आप में क्या होती है, क्रमबद्ध होती है, तो क्रमबद्ध तर्कणा नहीं होती है। और आपको जानकारी हो, चिंतन का संबंध वास्तविकता से ज्यादा होता है और कल्पना का संबंध अवास्तविकता से ज्यादा होता है। चिंतन वास्तविकता से ज्यादा संबंधित है, अगर स्वालीन चिंतन को छोड़ दूं तो बाकी चिंतन वास्तविकता से संबंधित है, जबकि कल्पना जो होती है ये अवास्तविकता से संबंधित होती है, ये कल्पना से संबंधित होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है, ये अवास्तविकता से संबंधित जो है वो ज्यादा होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात दिमाग के अंदर रखिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत अच्छे से हमारे दिमाग के अंदर आना चाहिए कि कल्पना क्या चीज है, कल्पना क्या चीज होती है। देखिए, चिंतन लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है, कल्पना लक्ष्य निर्देशित नहीं है। चिंतन समस्या समाधान व्यवहार है, कल्पना समस्या का होना जरूरी नहीं है। चिंतन में चूंकि समस्या समाधान होगा तो प्रयत्न और त्रुटि भी होगी, लेकिन इसमें प्रयत्न और त्रुटि की प्रक्रिया नहीं है। चिंतन खासतौर से यथार्थवादी चिंतन में क्रमबद्ध तर्कणा होगी, लेकिन कल्पना में क्रमबद्ध तर्कणा नहीं होती। चिंतन वास्तविकता से ज्यादा संबंधित होता है, कल्पना अवास्तविकता से ज्यादा संबंधित होता है। ज्यादा संबंधित किससे होता है, अवास्तविकता से संबंधित होता है। विद्यार्थियों, अब अगली कड़ी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां पर आ रहा हूं, आपको जानकारी हो, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कल्पना का वर्गीकरण, कल्पना का प्रकार, कल्पना के प्रकारों पे अगर बात करें, विद्यार्थियों ध्यान देना, बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बिठाइएगा, कल्पना के प्रकार कौन से हैं, कल्पना का वर्गीकरण कौन सा है, इस चीज को दिमाग के अंदर बिठाने की कोशिश करिएगा। मैं विशेष रूप से दो वर्गीकरण यहां पर बताना चाहूंगा, महोदय मैकडूगल के अनुसार और महोदय जेम्स ड्रेवर के अनुसार। ध्यान देना, और एक बात ध्यान दें, कल्पना का वर्गीकरण अगर उदाहरण से याद करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कल्पना के वर्गीकरण के लिए मैं दो विद्वानों के अनुसार कल्पना का वर्गीकरण बता रहा हूं। सबसे पहले हमारे विद्वान मैकडूगल के अनुसार, ध्यान देना, देखो मैकडूगल और ड्रेवर दोनों के अनुसार जो मूल वर्गीकरण है वो सेम है, लेकिन जो सब पार्ट है ड्रेवर के अनुसार वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। आपको ध्यान हो, सब पार्ट मतलब उसके उपभाग, बाकी मूल विभाजन कहोगे तो मैकडूगल का ड्रेवर का लगभग क्या है, सेम है। मैकडूगल ने कल्पना को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। ध्यान देना,
मैकडूगल के अनुसार कल्पना कितने भागों में विभक्त की गई? 2 भागों के अंदर विभक्त की गई। मैकडूगल, जो आपको ध्यान हो आउटलाइन साइकोलॉजी उनकी मशहूर पुस्तक है, मैकडूगल ने कहा कल्पना कितने भागों में बांटी जा सकती है? 2 भागों में। एक होती है रिप्रोडक्टिव और एक होती है प्रोडक्टिव। एक कल्पना होती है जिसको कहते हैं पुनरुत्पादनात्मक कल्पना। पुनरुत्पादनात्मक कल्पना अंग्रेजी के अंदर कहते हैं रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। ध्यान देना, अंग्रेजी के अंदर कहेंगे रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन, यानी पुनरुत्पादनात्मक कल्पना। जबकि दूसरे प्रकार की जो कल्पना होती है जिसको मैं कह रहा हूं उत्पादनात्मक कल्पना, उत्पादनात्मक कल्पना, और जिसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। एक रिप्रोडक्टिव है, एक प्रोडक्टिव है। ध्यान देना। और आप जब जेम्स ड्रेवर का वर्गीकरण पढ़ोगे तो मूल भाग उसमें भी दोनों सेम आएंगे। प्रोडक्टिव इमेजिनेशन, प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। अब दोनों में फर्क क्या है? पुनरुत्पादनात्मक कल्पना और उत्पादनात्मक कल्पना में क्या फर्क है? विद्यार्थियों, पुनरुत्पादन मतलब दोबारा उत्पादन, मतलब जो चीज आपके साथ घटित हो चुकी है वही चीज वापस, जो चीज आपके साथ घटित हो चुकी है वही चीज वापस, मतलब बीती हुई अनुभूतियों और प्रतिमाओं, बीती हुई अनुभूतियों को प्रतिमा के रूप में वापस याद करो। यह एक प्रकार की क्या है? पुनरुत्पादनात्मक कल्पना को अगर मैं स्मृति कहूं तो गलत नहीं है, यह एक तरीके की स्मृति ही है। पुनरुत्पादनात्मक कल्पना एक प्रकार की क्या स्मृति है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर बीती हुई घटनाएं, जो आपके घटना बीत चुकी है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपकी शादी हो चुकी है और आपकी मैरिज एनिवर्सरी आती है और आप याद करते हो कि आपकी शादी के दिन क्या हुआ था। आप याद करते हो कि शादी के दिन क्या क्या हुआ था, और वो यादें जब आपके जहन में दौड़ती है, विद्यार्थियों वो घटना तो हो चुकी है, आप उसका क्या कर रहे हो? पुनः उत्पादन कर रहे हो उस घटना का। आपको जानकारी हो, शादी जिंदगी में एक बार होती है, लेकिन जैसे ही एनिवर्सरी आती है इतने सालों की अच्छी बुरी सारी यादें आप याद करते हो। उदाहरण के तौर पे जैसे कभी बैठे हो और बैठे बैठे आपने बीएड किया और बीएड के आपका कोई मित्र है जिसके साथ आपने बीएड किया और आप चर्चा कर रहे हो, बीएड के दिन वापस याद आ गए। ये क्या है? ये पुनरुत्पादनात्मक कल्पना है। पुनरुत्पादनात्मक कल्पना में क्या करते हैं? बीती हुई अनुभूतियों को प्रतिमा के रूप में पुनः याद करना, मतलब उसके चित्र दिमाग में आना। बीती हुई अनुभूतियों को, जो अनुभूतियां बीत चुकी है, उन्हें प्रतिमा के रूप में सामने लाना, प्रतिमाओं के रूप में, प्रतिमाओं के रूप में सामने लाना कह दो, याद करना कह दो, कल्पना करना कह दो। मतलब मैंने क्या कहा? ये कुछ नया। अब आप कहोगे कि कल्पना में तो नवीनता होती है। अब कल्पना में तो नवीनता होती है, लेकिन मैकडूगल महोदय ने पुनरुत्पादनात्मक कल्पना में कहा कि जो अनुभूतियां बीत चुकी है, अब बीत चुकी है, घटना वैसा का वैसा थोड़ा बहुत हो सकता है। दिमाग देखो, ये दिमाग है, ये इमेज तो कैसी भी सामने ला सकता है। उस समय की धुंधली यादें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे दिमाग में आती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये क्या है? ये क्या है? ये पुनरुत्पादनात्मक कल्पना है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, उदाहरण के तौर पर, जैसे शादी के समय के पल याद करना, शादी के समय के पल, वो आप दिमाग के अंदर कल्पनाएं ले आओ। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई परीक्षा खत्म हो गई, उसके बाद परीक्षा हॉल की अनुभूतियों को याद करो। रिजल्ट आने पे वो परीक्षा हॉल की यादें वापस याद आती है। परीक्षा हॉल की स्मृतियां
परिणाम आने पर दिमाग में आना कि वो मार्क्स आया था, उन्हें सवाल बताया, वो कल्पना हुआ ना अपना एकदम दिमाग में। परीक्षा हॉल की स्मृतियां परिणाम आने पर ताजा हो जाना। जैसे उदाहरण के तौर पर साइकोलॉजी की एक क्लास पढ़ रहे हो और पढ़ते समय आप ऑफलाइन क्लास की स्मृति को याद कर रहे हो, तो ऑफलाइन क्लास में उठोना हकीकत पढ़ियो तो कहने का मतलब जो यादें ये वास्तव में क्या, मैंने इसीलिए कहा ये मेमोरी ही है। बीती हुई अनुभूतियों को जब प्रतिमा के रूप में हम याद करें, जैसे शादी के समय के पल, जैसे परीक्षा हॉल की स्मृतियां, जैसे आप कहीं यात्रा करके पिकनिक मना के वापस आ गए, लेकिन वापस आने के बाद भी आपको पिकनिक, जैसे ही फेसबुक का फोटो देखते हो आपको पिकनिक की याद वापस आ जाती है कि आप घूमने गए थे, शिमला ही घूमने गए थे, वहां पे कैसा आपने जो है वो समय व्यतीत किया। यानी पूर्व की यात्रा, पहले जो आपने यात्रा की है, पूर्व की यात्रा दिमाग में आना, इस प्रकार की जो कल्पना होती है, इस प्रकार की कल्पना को जिसमें कोई मेमोरी हमारे दिमाग में आ जाए, कोई मेमोरी, ये एक प्रकार की पुनरुत्पादनात्मक कल्पना वास्तव में क्या है, ये मेमोरी है एक तरीके की जो हमारे दिमाग के अंदर रिप्रोड्यूस हो रही है। इसीलिए इसका नाम है रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। रिप्रोडक्टिव क्योंकि पुरानी याद हमें याद आ रही है, तो कहीं आप पिकनिक पर गए, वो पिकनिक याद आ गया। और जैसे उदाहरण के तौर पर आपकी शादी की 6ठी एनिवर्सरी है और आपने याद किया कि शादी के बाद सबसे पहले जो है वो कहाँ पर होटल में खाना खाने गए थे, और एनिवर्सरी पे वो दृश्य आपके दिमाग में एकदम याद आ गया, तो कहने का मतलब हो आपको दिमाग में ये याद आ जाता है कि पति और पत्नी में पहला झगड़ा कब हुआ, वो याद आ गया। तो कहने का मतलब ये स्मृतियां जो होती है, ठीक है ना, ये स्मृतियां, जैसे अपन घर में शादी का एल्बम देखते हैं, किसी जैसे अंकल के लड़के की शादी का एल्बम देखा, तो उसकी शादी के अंदर हमने किस तरीके के कपड़े पहने थे और हमने कैसे फोटो खिंचाए थे और क्या खाना किस तरीके से खा रहे थे, वो यादें दिमाग में आ गई। वो पुनरुत्पादनात्मक कल्पना है। वो कैसी कल्पना है? पुनरुत्पादनात्मक कल्पना है। लेकिन उत्पादनात्मक कल्पना क्या होती है? उत्पादनात्मक कल्पना जो होती है ना विद्यार्थियों, ध्यान देना, इसमें क्या होता है, गत अनुभूतियों को इस ढंग से सुसज्जित करते हैं कि कुछ उसमें नई अनुभूति पैदा हो। ध्यान देना, उत्पादनात्मक कल्पना में क्या करेंगे, गत अनुभूतियों को, पुरानी यादों को इस ढंग से व्यवस्थित करना कि कोई नई अनुभूति और पैदा हो जाए। गत अनुभूतियों को इसमें और इसमें फर्क क्या है? पुनरुत्पादनात्मक में तो गत अनुभूति को केवल याद किया है, लेकिन इसमें गत अनुभूतियों को इस ढंग से व्यवस्थित करना, सुसज्जित करना कि किसी नवीन अनुभूति का जन्म हो, किसी नवीन अनुभूति का जन्म हो, कोई नई अनुभूति आ जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, आपको ध्यान हो, पुनरुत्पादनात्मक में तो हमने पिछली याद को है जैसे याद किया, लेकिन उत्पादनात्मक कल्पना में हम गत अनुभूति को इस ढंग से सुसज्जित, सुव्यवस्थित करते हैं कि किसी नई अनुभूति का जन्म हो। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई इंजीनियर है, मकान बनाने से पहले कल्पना करे कि नक्शा कैसा होगा। कोई कवि कविता लिखने से पहले कल्पना करे कि कविता कैसी लिखेगा। मतलब कवि कविता लिखने से पहले कविता में वो चीजें जो उसकी पूर्व अनुभूतियों से जुड़ी है, वो चीजें नए रूप में, नई कल्पनाएं, उन प्रतिमाओं को पुनर्व्यवस्थित करके कुछ नई अनुभूतियां वो पैदा करेगा। उन नई अनुभूतियों में पुराने अनुभव उसकी मदद करेंगे, लेकिन वो अनुभूति जो कविता में दिखाई दे रही है, वो अनुभूति कैसी है? नई है। तो कहने का मतलब उत्पादनात्मक कल्पना में कोई ना कोई उत्पादन हो रहा है, जबकि पुनरुत्पादनात्मक में उत्पादन तो हो रखा है पहले, हमने केवल उसको याद किया, उसका पुनः उत्पादन किया है। तो कहने का मतलब ये, लेकिन एक बात ध्यान देना, मैकडूगल के उत्पादनात्मक कल्पना को उदाहरण से समझने के लिए मैं एक काम करूंगा, इसको 2 भागों में बांटते हैं। वो 2 भाग में अगले पेज पे ले रहा हूं, ध्यान देना। एक रचनात्मक या निर्माणात्मक कल्पना और एक
सृजनात्मक। अब आप कहेंगे भाई सृजनात्मक कहिए या सर्जनात्मक कहिए, एक ही बात है। अब आप कहेंगे कि भाई रचनात्मक और सृजनात्मकता में तो कोई फर्क होता ही नहीं है। नहीं होता है, लेकिन मैकडूगल के इस सिद्धांत में होगा। कैसे फर्क होगा सुनना। पहले तो दिमाग में पुनरुत्पादनात्मक कल्पना बैठ गई कि पुरानी किसी याद को याद करना। उत्पादनात्मक कल्पना में क्या है, गत अनुभूतियां, जितने भी पिछले अनुभव है उसको इस ढंग से व्यवस्थित करना कि और कोई नई अनुभूति उसमें पैदा करे। तो ऐसी स्थिति में कैसी कल्पना होगी, उत्पादनात्मक कल्पना होगी। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना, मैकडूगल महोदय जिन्होंने कल्पना के कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार बताए। और मैकडूगल महोदय ने कल्पना के 2 प्रकार कौन कौन से बताए। एक प्रकार बताया पुनरुत्पादनात्मक कल्पना, पुनरुत्पादनात्मक कल्पना, और दूसरा प्रकार बताया प्रोडक्टिव यानी उत्पादनात्मक कल्पना। उत्पादनात्मक कल्पना का मतलब है गत अनुभूति को इस ढंग से व्यवस्थित करना कि किसी नई अनुभूति का क्या हो जाए, जन्म हो जाए, कोई नई अनुभूति क्या हो जाए, पैदा हो जाए। मैं बताना चाह रहा हूं सृजनात्मक कल्पना की बात जब मैं करता हूं, यहां पे उत्पादनात्मक कल्पना की बात जब मैं करता हूं, तो एक बात ध्यान दें, उत्पादनात्मक कल्पना के बारे में दिमाग के अंदर रखना है। सबसे पहले इसके अंदर कितने प्रकार की चीज है, 2 प्रकार की। एक है रचनात्मक कल्पना और दूसरी है सृजनात्मक कल्पना। सृजनात्मक कहिए चाहे सर्जनात्मक कहिए, एक ही बात है। सृजनात्मक कहो चाहे सर्जनात्मक। देखो वैसे सामान्य शब्द में तो सृजन और रचना का मतलब एक ही होता है, जरा ध्यान दें। लेकिन फिर भी यहां ध्यान देना है, रचनात्मक जिसको मैं कह रहा हूं कंस्ट्रक्टिव, और सृजनात्मक जिसको मैं कह रहा हूं क्रिएटिव। अब इन दोनों में फर्क क्या है। रचनात्मक जो कल्पना होती है ये होती है किसी न किसी भौतिक वस्तु के निर्माण से संबंधित। ध्यान देना, कोई ना कोई भौतिक वस्तु के निर्माण से संबंधित होती है। इसीलिए रचना, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण, बहुत इसको निर्माणात्मक भी कह सकते हो, निर्माणात्मक। आपको ध्यान हो, भौतिक वस्तु के निर्माण से संबंधित कल्पना को मैं क्या कहूंगा, रचनात्मक कल्पना कहूंगा। अब भौतिक वस्तु के निर्माण से संबंधित कल्पना कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंजीनियर मकान बनाने से पहले यह कल्पना करे कि मकान कैसे बनाना है। इंजीनियर मकान, बांध, कोई इमारत इत्यादि बनाने से पहले जो कल्पना करे, इत्यादि बनाने से पहले उसके खाके के बारे में कैसा बनेगा इत्यादि बनाने से पहले जो कल्पना करे, वो कल्पना कैसी कल्पना होगी, वो कल्पना रचनात्मक कल्पना होगी। वो कैसी कल्पना होगी, रचनात्मक कल्पना होगी। इसी तरीके से आपको ध्यान हो, रचनात्मक या निर्माणात्मक मतलब एक तरीके से किस प्रकार की कल्पना, कल्पना मतलब कोई चीज बनाने से पहले। जैसे उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन स्टूडियो का निर्माण बनाने से पहले हमने जो कल्पना की, ऑनलाइन स्टूडियो कैसे बनेगा, तो ऑनलाइन स्टूडियो निर्माण से पहले जो हमने कल्पना की वो कल्पना कैसी थी कि भाई किस जगह बनेगा, उसमें कैमरा कहां लगेगा, उसमें पैनल कहां लगेगा। ये कल्पना क्या है, रचनात्मक कल्पना। लेकिन सृजनात्मक कल्पना क्या है, ये है अभौतिक वस्तु के निर्माण से संबंधित। किससे संबंधित है ये किसी न किसी अभौतिक वस्तु के निर्माण से संबंधित है। आपको ध्यान हो, ये किसी न किसी अभौतिक वस्तु के निर्माण से संबंधित है। अब किसी न किसी अभौतिक वस्तु के निर्माण से संबंधित, जैसे जैसे कहानी लिखने से पहले, कविता लिखने से पहले, नाटक लिखने से पहले, नाटक कविता ये लिखने से पहले जो कल्पना की जाती है, ये लिखने से
पहले जो कल्पना की जाती है वो कल्पना कौन सी कल्पना है? वो सृजनात्मक कल्पना है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सृजनात्मक कल्पना को हमारे विद्वान टीपी नन ने इसे स्वाभाविकता कहा है। ये स्वाभाविकता है व्यक्ति की। टीपी नन ने इस सृजनात्मक कल्पना को क्या नाम दिया है? व्यक्ति की स्वाभाविकता का नाम दिया, स्वाभाविकता कहा है। ध्यान देना, टीपी नन ने इस प्रकार की कल्पना को क्या कहा है? स्वाभाविकता कहा है। तो अब आपके दिमाग में आया कि उत्पादनात्मक कल्पना, जिसमें रचनात्मक या निर्माणात्मक कल्पना कंस्ट्रक्टिव भौतिक वस्तु के निर्माण से संबंधित है, जैसे इंजीनियर मकान, बांध, इमारत बनाने से पहले जो कल्पना करे, या ऑनलाइन स्टूडियो बनाने से पहले हमने जो कल्पना की, ये कल्पना कैसी है? ये रचनात्मक है, निर्माणात्मक है। लेकिन दूसरी कल्पना है सृजनात्मक, यानी कि क्रिएटिव। ये संबंधित होती है किसी अभौतिक वस्तु के निर्माण से संबंधित, जैसे लेखने से, कविता से, कहानी से, नाटक से। ये सब जो भी सृजन होता है, क्रिएट करते हैं हम लोग, ये क्रिएटिविटी जो होती है वो कैसी कल्पना में आएगी? सृजनात्मक कल्पना के अंदर आएगी। बहुत अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे को दिमाग के अंदर रखनी है। लेकिन विद्यार्थियों, अब दूसरा वर्गीकरण जो आता है वो हमारे मशहूर विद्वान जेम्स ड्रेवर का वर्गीकरण आता है। जेम्स ड्रेवर का भी मूल वर्गीकरण सेम है। ध्यान देना, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जेम्स ड्रेवर का वर्गीकरण, मूल वर्गीकरण जेम्स ड्रेवर का भी सेम है। ध्यान दे बहुत अच्छे से। जेम्स ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर। अगर मैं जेम्स ड्रेवर की बात करूं तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार कल्पना या इमेजिनेशन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, पुनरुत्पादनात्मक और उत्पादनात्मक। दोनों मेन प्रकार तो सेम ही है, कोई फर्क है ही नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो कॉमन भाग है उसमें तो मेरे हिसाब से आपको जानकारी हो, समझ में आया ही है पहले, कि जब हम ये जो चर्चा करते हैं, आपको ध्यान हो, ये जो चर्चा हम करते हैं, जरा ध्यान दे, आपको जानकारी हो, जब मैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार आपको बता रहा हूं, तो जेम्स ड्रेवर ने भी, आपको जानकारी हो, जेम्स ड्रेवर के कल्पना के वर्गीकरण को अगर आप देखोगे तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार भी कल्पना के मूल प्रकार सेम है। पहला प्रकार, जिसको मैं कह रहा हूं पुनरुत्पादनात्मक कल्पना और रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। स्मृतियां होती है, बीती हुई अनुभूतियों को प्रतिमा के रूप में याद करना, जैसे शादी के समय के पल, जैसे परीक्षा हॉल की स्मृतियों को याद करना। ये परीक्षा हॉल की स्मृतियों को परिणाम आने पर याद करना, परिणाम आने पर याद करना। तो ये चीज तो सेम है, जो हमने मैकडूगल में पढ़ी वही जेम्स ड्रेवर में पढ़ रहे। उत्पादनात्मक कल्पना भी सेम ही है, गत अनुभूतियों को इस ढंग से व्यवस्थित करना कि किसी नई अनुभूति का जन्म हो। लेकिन फर्क क्या है? उत्पादनात्मक को वहां हमने बांटा था रचनात्मक और सृजनात्मक में, लेकिन यहां हम बांटेंगे ग्राही कल्पना और सृजनात्मक कल्पना में। यह फर्क है, समझ में आई बात? ग्राही कल्पना और सृजनात्मक कल्पना दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से, दिमाग के अंदर बिठाइएगा, बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर बिठाइएगा कि उत्पादनात्मक कल्पना, उत्पादनात्मक कल्पना का मतलब है गत अनुभूतियों को इस ढंग से व्यवस्थित करना कि किसी नवीन अनुभूति का क्या हो जाए? जन्म हो जाए, किसी नवीन अनुभूति का जन्म हो जाए। अब ये उत्पादनात्मक कल्पना जो है, ये उत्पादनात्मक कल्पना, आपको जानकारी हो, मैकडूगल का वर्गीकरण भी यही है, पुनरुत्पादनात्मक और उत्पादनात्मक, और जेम्स ड्रेवर का वर्गीकरण भी यही है, पुनरुत्पादनात्मक और उत्पादनात्मक। लेकिन अब फर्क क्या है?
आपको ध्यान हो, मैकडूगल के अंदर उत्पादनात्मक कल्पना को हमने दो भागों में बांटा, रचनात्मक और सृजनात्मक। लेकिन जेम्स ड्रेवर के अंदर भी आपको जानकारी हो, जेम्स ड्रेवर के अंदर भी हम कल्पना को दो भागों के अंदर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, ध्यान देना। जेम्स ड्रेवर महोदय इनके अनुसार कल्पना के वर्गीकरण की बात जब मैं करूंगा, ध्यान देना, इन्होंने कल्पना को दो भागों में बांटा, पुनरुत्पादनात्मक कल्पना और उत्पादनात्मक कल्पना। लेकिन आपको जानकारी हो, यहां पर मैं पुनरुत्पादनात्मक कल्पना तो बता चुका हूं पहले, उत्पादनात्मक कल्पना का वर्गीकरण कर रहा हूं। किसका वर्गीकरण कर रहा हूं मैं यहां पे, उत्पादनात्मक कल्पना का वर्गीकरण कर रहा हूं। और उत्पादनात्मक कल्पना क्या होती है यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उत्पादनात्मक कल्पना का मतलब होता है गत अनुभूति को इस ढंग से व्यवस्थित करो कि किसी नई अनुभूति का, किसी नई फीलिंग का क्या हो, जन्म हो। अब उत्पादनात्मक कल्पना जिसकी चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, यह उत्पादनात्मक कल्पना दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से। एक होती है ग्राही कल्पना और एक होती है सृजनात्मक कल्पना। ध्यान देना, एक होती है ग्राही कल्पना। ग्राही कल्पना जिसको कहते हैं रिसेप्टिव इमेजिनेशन। ध्यान देना, ग्राही कल्पना, रिसेप्टिव इमेजिनेशन। रिसेप्टिव इमेजिनेशन को हम कहते हैं ग्राही कल्पना। और दूसरी होती है सृजनात्मक कल्पना। दूसरी कल्पना कौन सी है, सृजनात्मक कल्पना। ध्यान देना, दूसरी कल्पना है सृजनात्मक, मतलब क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन, तो सृजनात्मक कल्पना कह दो, क्रिएटिव इमेजिनेशन कह दो। कितने प्रकार की कल्पना उत्पादनात्मक कल्पना में आई, दो प्रकार की। फिर कह रहा हूं, ग्राही कल्पना की जगह हम एक शब्द और यूज कर सकते हैं, आदानात्मक कल्पना। आदानात्मक कल्पना, आप चाहे तो इसे आदानात्मक कल्पना कहे, आप चाहे तो रिसेप्टिव इमेजिनेशन कहे, आप चाहे तो ग्राही कल्पना कहे। ग्राही कल्पना क्या है, किसी दूसरे के द्वारा कोई बात कहने पर, या शिक्षक के द्वारा कुछ पढ़ाने पर, या मां बाप के द्वारा कुछ कहने पर आप कही गई बात के अनुसार खुद कल्पना करना शुरू कर दो। जैसे टीचर पढ़ा रहा है महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध, और आपके दिमाग में कल्पना आए जैसे महाराणा प्रताप आप ही हो और आप ही चेतक के ऊपर सवार और हाथ में भाला लिए हुए युद्ध कर रहे हो। आपने शिक्षक की बात को ग्रहण करके कल्पना शुरू कर दी। जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है पर्वतारोहण के बारे में, और आप वही पर्वतारोही के कपड़ों में ऐसे जैसे माउंटेनियरिंग कर रहे हो। टीचर आपको पढ़ा रहा है तैराकी के बारे में, और आपको लग रहा है जैसे भक्ति शर्मा आप ही हो और तैर रही हो इंग्लिश चैनल, मिहिर सेन आप ही हो, आप तैर रहे हो इंग्लिश चैनल। कहने का मतलब आपको कुछ पढ़ाया जाए, कुछ बताया जाए, और आप उसके अकॉर्डिंग कल्पना करना शुरू कर लो। जैसे पिताजी कोई कहानी, पिताजी किसी व्यक्ति के बारे में, अपने मित्र के बारे में बात कर रहे हैं, और आप कल्पना कर दो कि आप भी आपके पिताजी और मित्र के संवाद के साथ में खड़े हो और उन संवाद को सुन रहे हो और उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो। तो ये होती है ग्राही कल्पना, रिसेप्टिव इमेजिनेशन। क्या होगा इसके अंदर, इसमें किसी दूसरे की कही हुई बात के अनुसार कल्पना होती है। किसी दूसरे व्यक्ति की कही गई बात के अनुसार, किसी दूसरे व्यक्ति की कही गई बात के अनुसार कल्पना करना। जैसे उदाहरण के तौर पर टीवी का एंकर हमें टीवी पर न्यूज सुना रहा है, कोरोना से, ऑक्सीजन की कमी से तड़पते हुए मरीज, और हमारे दिमाग में कल्पना आती है कि हम खुद कोरोना पेशेंट हो गए, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये कल्पना कैसी होगी, ग्राही कल्पना। किसी दूसरे व्यक्ति की कही गई बात के अनुसार कल्पना करना। और या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि किसी दूसरे व्यक्ति की कही गई बात के अनुसार अपने आप कल्पनाएं दिमाग के अंदर आना, स्वतः कल्पना करना, ये क्या कहलाता है, ये ग्राही कल्पना कहलाता है, ये रिसेप्टिव इमेजिनेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल,
पहला, जैसे शिक्षक पर्वतारोहण पढ़ा रहा है, शिक्षक पर्वतारोहण पढ़ा रहा है, तब हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कल्पना करें, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कल्पना करें। दूसरा एग्जाम्पल, शिक्षक जैसे कोई व्यक्ति कोरोना की खबर सुना रहा है, कोई व्यक्ति कोरोना की खबर सुना रहा है और हम खुद को मरीज मानकर दर्द की कल्पना करें, खुद को मरीज मानकर दर्द की कल्पना करें, यानी ग्राही मतलब ग्रहण करना। आपको ध्यान हो, जैसे कोई हमें ताजमहल के बारे में सुनाए, हम कल्पना करें कि हम ताजमहल घूम रहे हैं। कोई व्यक्ति ग्राही कल्पना के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध सुना रहा है, हम कल्पना करें कि हम ही महाराणा प्रताप है, हम ही मान सिंह है, हम ही अकबर है, हम ही योद्धा है। तो ऐसी कल्पनाएं जो होती है वो कैसी कल्पना होती है? ऐसी कल्पना को हम कहेंगे ग्राही कल्पना। कैसी कल्पना है? ग्राही कल्पना। तो पहली ग्राही कल्पना और दूसरी कल्पना कैसी है? सर्जनात्मक कल्पना। दूसरी कल्पना कैसी है? सर्जनात्मक कल्पना। आपको ध्यान हो, सर्जनात्मक कल्पना जिसमें किसी न किसी सृजन से संबंधित, देखो वहां तो रचनात्मक और निर्माण, रचनात्मक और सृजनात्मक अलग अलग था, लेकिन यहां तो रचनात्मक अलग से है नहीं। तो जब आप मैकडूगल का वर्गीकरण पढ़ो तो रचनात्मक का मतलब भौतिक वस्तु का निर्माण, सृजनात्मक का मतलब अभौतिक वस्तु का निर्माण। अब यहां पर कोई भौतिक और अभौतिक तो है नहीं, यहां पर किसी भी प्रकार के निर्माण से संबंधित, किसी भी प्रकार के निर्माण से संबंधित, निर्माण कह दूं, रचना कह दूं, कोई क्रिएटिविटी कह दूं, किसी भी प्रकार की रचना, निर्माण या सृजनात्मकता से संबंधित जो कल्पना होगी उस कल्पना को हम क्या कहेंगे? सर्जनात्मक कल्पना। उदाहरण तो जब अपन आगे बढ़ेंगे तब उदाहरण आएंगे, क्योंकि इसका वर्गीकरण अभी यहां पे खत्म नहीं होगा। देखो, जेम्स ड्रेवर जिन्होंने दो प्रकार की कल्पना मानी, सैम मैकडूगल की तरह पुनरुत्पादनात्मक कल्पना, ये एक प्रकार की मेमोरी है जिसमें आप अपने जीवन की ही बीती हुई घटनाओं को याद कर रहे हो। उत्पादनात्मक कल्पना जिसमें गत अनुभूतियों को इस ढंग से व्यवस्थित करते हो कि किसी नई अनुभूति का जन्म होता है। इस उत्पादनात्मक कल्पना को आप दो भागों में बांटोगे। आपने मैकडूगल की थ्योरी में इसे रचनात्मक और सृजनात्मक में बांटा, लेकिन यहां आप ग्राही, रचनात्मक शब्द की जगह क्या लिखोगे? ग्राही। ग्राही और सृजनात्मक कल्पना के अंदर आप बांट रहे हो। जब आप इसे ग्राही और सृजनात्मक में बांट रहे हो तो ग्राही का मतलब होता है आदानात्मक कल्पना, यानी दूसरे की कही हुई बात के अनुसार खुद कल्पनाएं करना। तो जो चीज हम सुनते हैं, कोई हमें सुना रहा है और जैसे मम्मी ने कहा कि बेटा तेरे लिए मैंने लड़की ढूंढी है शादी कराने के लिए, मम्मी ने केवल इतना कहा और आप शादी के सपनों में खो जाओ कि कैसी लड़की होगी, कैसी खूबसूरत लड़की होगी, क्या नाक नक्श होंगे, किस तरीके की आपकी जोड़ी लगेगी, और यह कल्पना करना आप शुरू कर दो मम्मी की केवल बात को सुनकर, तो यह कल्पना कैसी होगी? ग्राही कल्पना। लेकिन सृजनात्मक कल्पना होती है सृजन से संबंधित, निर्माण से संबंधित, रचना से संबंधित। और जब मैं सृजनात्मक कल्पना की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, इसके अंदर मैं दो प्रकार आपको बताना चाह रहा हूं, एक परिणामवादी कल्पना और दूसरी सौंदर्यबोधी कल्पना। ध्यान देना, एक होती है परिणामवादी कल्पना। परिणामवादी कल्पना का मतलब होता है ऐसी कल्पना जिसका कोई ना कोई उपयोगी परिणाम व्यक्ति के सामने आएगा, कोई ना कोई उपयोगी परिणाम व्यक्ति के सामने आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर नदी के ऊपर कोई पुल बनाना है तो उससे संबंधित नक्शा बनाने से पहले जो कल्पना हुई, तो कल्पना होगी तो नदी का पुल भी बनेगा। कहानी लिखने से पहले कोई कल्पना, तो कहानी भी लिखी जाएगी कभी ना कभी। तो कहने का मतलब इस प्रकार की कल्पना जिसका कोई ना कोई परिणाम, कोई मशीन बनाने से पहले कोई कल्पना कर लो तो वो कल्पना,
तो सृजनात्मक कल्पना, आपको ध्यान हो, सृजनात्मक कल्पना जो है इसको फिर मैं दो भागों में बांट रहा हूं। सृजनात्मक कल्पना को मैं फिर कितने भागों में बांट रहा हूं? दो भागों में। एक कल्पना होगी परिणामवादी कल्पना, ध्यान देना, एक कल्पना होगी परिणामवादी कल्पना और एक कल्पना होगी सौंदर्य बोधी कल्पना। ध्यान देना, परिणामवादी कल्पना और सौंदर्य बोधी कल्पना, दो प्रकार की कल्पनाओं के अंदर मैं सृजनात्मक कल्पना को बांटूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। उत्पादनात्मक कल्पनाएं, फिर कह रहा हूं, जेम्स ड्रेवर के अनुसार उत्पादनात्मक कल्पना, जेम्स ड्रेवर के अनुसार उत्पादनात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। एक ग्राही कल्पना, जो मैं पिछले पेज के ऊपर आपको समझा चुका हूं, और ग्राही कल्पना हम समझ चुके हैं, ये किसी की कही हुई बात के आधार पर कल्पना। लेकिन दूसरी कल्पना सृजनात्मक कल्पना है, जो किसी न किसी प्रकार की रचना या किसी न किसी प्रकार के निर्माण से संबंधित कल्पना होती है, उसको क्या कहते हैं? सृजनात्मक कल्पना। लेकिन यह सृजनात्मक कल्पना दो प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी। ध्यान देना, यह दो प्रकार की कल्पना होती है। एक होती है परिणामवादी कल्पना और एक होती है परिणामवादी कल्पना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रैग्मैटिक इमेजिनेशन। प्रैग्मैटिक, परिणामवादी कल्पना को अंग्रेजी में कहते हैं प्रैग्मैटिक इमेजिनेशन। जबकि सौंदर्य बोधी कल्पना, आपको ध्यान हो, सौंदर्य बोधी कल्पना, एक सौंदर्य बोधी कल्पना है और सौंदर्य बोधी कल्पना को कहते हैं एस्थेटिक इमेजिनेशन। आपको ध्यान हो, एस्थेटिक इमेजिनेशन, एस्थेटिक इमेजिनेशन। अब परिणामवादी कल्पना और सौंदर्य बोधी कल्पना में क्या फर्क है? परिणामवादी कल्पना वो कल्पना होती है जिसका कोई ना कोई उपयोगी परिणाम व्यक्ति के सामने आएगा। ऐसी कल्पना जिसका कोई ना कोई उपयोगी परिणाम, रिजल्ट, जिसका कोई ना कोई उपयोगी परिणाम व्यक्ति के सामने जरूर आएगा, जिसका कोई ना कोई उपयोगी परिणाम व्यक्ति के सामने आएगा, उसे क्या कहेंगे? परिणामवादी कल्पना कहेंगे। जबकि सौंदर्य बोधी कल्पना वो होती है जो किसी कला से संबंधित, गायन से संबंधित, चित्र से संबंधित, जिसमें व्यक्ति को किसकी अनुभूति होती है? सौंदर्य की अनुभूति होती है। सौंदर्य बोधी कल्पना वो कल्पना होती है जिसमें व्यक्ति को सौंदर्य की अनुभूति हो, जिसमें व्यक्ति को सौंदर्य की अनुभूति हो, जैसे कला से संबंधित, गायन से संबंधित, चित्र से संबंधित, काव्य से संबंधित, जो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं होती है, उन कल्पनाओं को हम क्या कहेंगे? सौंदर्य बोधी कल्पना कहेंगे। सौंदर्य बोधी कल्पना में व्यक्ति को सौंदर्य की अनुभूति हो, कला, गायन, चित्र, कविता, जहां कोई न कोई सौंदर्य की अनुभूति हो। अब परिणामवादी कल्पना क्या होती है? जहां पर कोई न कोई उपयोगी परिणाम सामने आएगा। जैसे नदी पर पुल बनाना है तो कल्पना कर सकते हैं कि कैसा पुल बनेगा। मकान बनाना है तो मकान का नक्शा बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मकान जो है बनाया जाएगा। आपको जानकारी हो तो कोई ना कोई उपयोगी परिणाम जब सामने आएगा तो इस प्रकार की कल्पना को क्या कहते हैं? परिणामवादी कल्पना कहते हैं, प्रैग्मैटिक कल्पना कहते हैं। लेकिन यह प्रैग्मैटिक कल्पना या परिणामवादी कल्पना जो है, यह भी दो भागों में बांटी जाएगी। यह कितने भागों में बांटी जाएगी? दो भागों में। यह परिणामवादी कल्पना भी दो भागों में बांटी जाएगी। एक होती है सैद्धांतिक कल्पना, एक होती है सैद्धांतिक कल्पना, जिसको कहते हैं थ्योरेटिकल। आपको ध्यान हो, थ्योरेटिकल। ये थ्योरेटिकल इमेजिनेशन क्या है? जहां किसी न किसी प्रकार का वैज्ञानिक अनुसंधान, कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई नियम वो आएगा। जैसे विज्ञान में जितने भी अनुसंधान, नियम वगैरह बनते हैं ना, उससे पहले जो कल्पनाएं की जाती है, वैज्ञानिक भी कल्पनाएं करते होंगे ना। आज न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया
तो कोई ना कोई कल्पना की ना पहले। तो सैद्धांतिक कल्पना का मतलब क्या है? किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, कोई खोज के लिए, कोई सिद्धांत देने के लिए, कोई नियम प्रतिपादित करने के लिए आदि के लिए जो कल्पना होती है, आदि के लिए जो कल्पना होती है, उस कल्पना को हम कहेंगे सैद्धांतिक कल्पना। सैद्धांतिक मतलब थ्योरी। यहां वास्तविक कोई भौतिक वस्तु नहीं, लेकिन कोई वैज्ञानिक अनुसंधान है, कोई खोज है, कोई सिद्धांत है, कोई नियम है, ये देने से पहले जो कल्पना की जाती है, जैसे गति के नियमों के लिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के लिए। जबकि दूसरी कल्पना परिणामवादी कल्पना के अंदर आती है व्यवहारिक या क्रियात्मक कल्पना। व्यवहारिक या जिसको मैं कह रहा हूं क्रियात्मक कल्पना। व्यवहारिक या क्रियात्मक कल्पना। प्रैक्टिकल, व्यवहारिक या क्रियात्मक कल्पना यानी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल। अब इसमें प्रैक्टिकल मतलब वास्तव में कोई भौतिक वस्तु बने। जैसे मैंने बताया ना, मकान बनाना, पुल बनाना, बांध बनाना। आपको ध्यान हो, मकान है, पुल है, बांध है, कोई मशीन बनाना, कोई नाव बनाना, कोई खिलौना बनाना, किसी भी प्रकार का कोई भौतिक वस्तु प्रैक्टिकली क्रियान्वित रूप से बनाने के लिए जो कल्पना होती है, उसे व्यवहारिक या क्रियात्मक कल्पना कहते हैं। देखो, सृजनात्मक कल्पना का संबंध ही किसी रचना, किसी निर्माण से है। तो इसमें परिणामवादी कल्पना है, जिसमें कोई ना कोई उपयोगी परिणाम हमें मिले। जैसे कोई यहां पर उदाहरण, चूंकि दोनों का उदाहरण देना हो तो आप कोई नियम भी लिख सकते हो, कोई नियम, कोई सिद्धांत भी साथ में ऐड कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार का कोई सिद्धांत आ रहा है, कोई मकान का नक्शा आ रहा है, कोई नदी पर पुल आ रहा है, कोई ना कोई रिजल्ट, कोई उपयोगी रिजल्ट जो दुनिया के हित में काम आएगा, वो सामने आता है। सैद्धांतिक कल्पना में कोई सिद्धांत सामने आता है, नियम सामने आता है, खोज सामने आती है। लेकिन व्यवहारिक या क्रियात्मक कल्पना में कोई चीज सामने आती है, मकान, कोई इमारत, कोई मंदिर, कोई पुल, कोई बांध, ये सामने आता है। जबकि सौंदर्य बोधी कल्पना जो होती है ना, ये भी दो प्रकार की होती है। ये कला, गायन, आपको ध्यान हो, सौंदर्य बोधी कल्पना के लिए मैं अगले पेज का सहारा लूंगा। सौंदर्य बोधी कल्पना जो होती है ना, ये भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। सौंदर्य बोधी कल्पना भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। सौंदर्य बोधी कल्पना के अंदर एक तो होता है कलात्मक और एक होता है मन तरंग। ध्यान देना, सौंदर्य बोधी कल्पना जिसमें किसी न किसी सौंदर्य की अनुभूति हो, यह भी दो प्रकार की होती है। एक तो कलात्मक यानी आर्टिस्टिक, और एक होती है फैंटेसी मतलब मन तरंग, या जिसको कहते हैं अनोखी कल्पना। कलात्मक कल्पना का मतलब किसी भी प्रकार की कला, जैसे नाटक, कविता, गीत इत्यादि से पहले कल्पना, इत्यादि से पहले कल्पना। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई कवि पद्मिनी के ऊपर कविता लिख रहा है और उससे पहले पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में कल्पना कर रहा है। कवि पद्मिनी का वर्णन करने से पहले उसके सौंदर्य की कल्पना करे। यानी किसी भी प्रकार की कविता, नाटक, गीत जिसके अंदर किसी न किसी प्रकार का सौंदर्य बोध हो, तो इस प्रकार की कल्पना कलात्मक कल्पना है। लेकिन मन तरंग या अनोखी कल्पना क्या होती है? जो एक तरीके से कहूंगा ऊट पटांग, क्या कहूंगा? ऊट पटांग कल्पना, या ऊट पटांग कल्पना, या जिसको मैं कह सकता हूं विभिन्न प्रकार के ख्याली पुलाव, जो बिल्कुल भी हकीकत से संबंधित नहीं हो,
जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल, आपके पंख हो और आप पक्षी की तरह उड़ रहे हो। आपके पंख है और आप पक्षी की तरह उड़ रहे हो। जैसे आप दूसरे ग्रह की यात्रा कर रहे हो। जैसे आप अदृश्य हो जाओ। मतलब एक तरीके से जिसको कहना विचित्र कल्पनाएं, ये कल्पनाएं क्या, अनोखी कल्पनाएं, विचित्र कल्पनाएं, जो बिल्कुल भी हकीकत से संबंधित नहीं है। तो देखिए, सौंदर्य बोधी कल्पना में दो प्रकार की कल्पनाएं यहां पर हो सकती है। एक कलात्मक कल्पना भी हो सकती है और एक मना तरंग वाली कल्पना यानी कि अनोखी कल्पना भी हो सकती है। ये दो प्रकार की कल्पनाएं सौंदर्य बोधी कल्पना के अंदर भी हो सकती है। तो कुल मिला के आप देखिए, उत्पादनात्मक कल्पना, सबसे पहले मैकडूगल ने कल्पना को दो भागों में बांटा, पुनरुत्पादनात्मक, उत्पादनात्मक। ये तो दो वही भाग है जो ड्रेवर ने दो भागों में बांटा। ये वही दो भाग है जो मैकडूगल ने बांटा। लेकिन ड्रेवर ने उत्पादनात्मक कल्पना को रचनात्मक और सृजनात्मक की जगह ग्राही और सृजनात्मक पे बांटा। ग्राही का मतलब जैसा आपने सुना वैसी कल्पना करो, उसके अकॉर्डिंग कल्पना करो। जैसे शिक्षक जो पढ़ा रहा है महाराणा प्रताप के बारे में, आपने महाराणा प्रताप की कल्पना शुरू कर दी। शिक्षक पर्वतारोहण के बारे में पढ़ा रहा है, आप पर्वतारोही के रूप में कल्पना कर रहे हो। सृजनात्मक कल्पना किसी न किसी निर्माण या रचना से संबंधित है। इसमें दो प्रकार है, परिणामवादी और सौंदर्य बोधी। परिणामवादी में कोई ना कोई परिणाम सामने आएगा, उपयोगी परिणाम, और सौंदर्य बोधी में किसी प्रकार की कला से संबंधित सौंदर्य की आप क्या करोगे, अनुभूति करोगे। परिणामवादी में भी दो प्रकार है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक का मतलब है कोई सिद्धांत, कोई नियम, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान, कोई खोज, जबकि व्यवहारिक या क्रियात्मक में किसी प्रकार की कोई चीज, जैसे मकान, पुल, बांध, मशीन, नाव, खिलौना। सौंदर्य बोधी कल्पना में सौंदर्य की अनुभूति होगी, कला, गायन, चित्र, काव्य से संबंधित कोई भी। लेकिन इसमें भी दो है, मूल रूप से ये जो कला, गायन, चित्र, काव्य, ये तो कलात्मक में आ जाएगा। लेकिन मना तरंग वाली कल्पना भी इसका भाग है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की ऊट पटांग चीजों में सौंदर्य की अनुभूति करते हैं, खुशी की अनुभूति करते हैं। जैसे मेरे पंख हो, मैं परिलोक में उड़ रहा हूं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अपने मित्रों के समूह के साथ में हाथ से हाथ पकड़ के और एकदम आकाश में उड़ रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ में पाताल लोक की यात्रा करके आ गया। ऊट पटांग यात्रा है, कुछ भी कर सकते हो, किसी दूसरे ग्रह की सैर करके आ सकते हो। ये जो चीजें होती है, आपको जानकारी हो, इस प्रकार की चीजें जो बिना सिर पैर की कल्पनाएं जो होती है ना विद्यार्थियों, ये बिना सिर पैर वाली कल्पनाएं, मैं आम तौर पे कहूंगा कि बिना सिर पैर वाली जो कल्पनाएं होती है वो किसका भाग होती है? बिना सिर पैर वाली जो कल्पनाएं होती है वो ऊट पटांग कल्पनाओं के अंदर होती है। लेकिन एक बात विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान देना, परिणामवादी और सौंदर्य बोधी कल्पना के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसमें परिणाम आने के बाद आनंद आएगा। ध्यान दे, अलग से लिख देते हैं, चलो आपको ध्यान हो। परिणामवादी कल्पना और सौंदर्य बोधी कल्पना, इन दोनों में क्या अंतर है? आपको बता रहा हूं कि यहां परिणाम आने के बाद आनंद आएगा। परिणाम उपयोगी आएगा ना, तब आप आनंद अनुभव करोगे। परिणाम आएगा तब आनंद की अनुभूति होगी। और इसमें कल्पना करते ही आनंद आता है। कवि पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन करता है, उसको आनंद आ जाता है, कविता तो बाद में लिखता है। तो इसमें कल्पना करते ही आनंद की अनुभूति, कल्पना, उसमें परिणाम आएगा तब आनंद आएगा, और इसमें कल्पना के साथ ही आनंद की अनुभूति। आपको ध्यान हो, परिणामवादी में इंजीनियर मकान बना के रहेगा तब आनंद की अनुभूति होगी। इसमें कविता की कल्पना हो गई और उसको आनंद की अनुभूति आ गई। सामान्यतः आपको ध्यान हो, परिणामवादी कल्पना का जो आधार होता है वो सामान्यतः भौतिक होता है।
जबकि सौंदर्य बोधी कल्पना का जो आधार होता है वो क्या होता है? अभौतिक होता है। इसका जो आधार है, अब देखिए नाटक, कविता वगैरह, ऊटपटांग कल्पना, इसका आधार ही क्या है? अभौतिक, जबकि इसका आधार भौतिक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है, आपको जानकारी हो, इसकी कल्पना में मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ठोस परिणाम भी चाहिए। मस्तिष्क मर्जी है वैसे कल्पना नहीं कर सकता। मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं है, क्यों? क्योंकि मस्तिष्क को यहां चाहिए ठोस परिणाम की क्या चीज बनेगी, जबकि यहां मर्जी है वो कल्पना करो, ठोस परिणाम तो चाहिए ही नहीं। इसलिए कल्पना के लिए मस्तिष्क बिल्कुल क्या है? स्वतंत्र। कल्पना हेतु मस्तिष्क स्वतंत्र, कल्पना हेतु मस्तिष्क स्वतंत्र। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, मस्तिष्क के प्रशिक्षण के लिए परिणामवादी कल्पना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां मस्तिष्क है जैसे घूमेगा नहीं, यहां उसको ठोस परिणाम भी चाहिए। तो मस्तिष्क शार्प होगा, दिमाग शार्प होगा, तो मस्तिष्क को शार्प होने के लिए इसका प्रशिक्षण चाहिए। परिणामवादी कल्पना जो है वो मस्तिष्क को शार्प बनाती है, क्योंकि यहां मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं है, या मस्तिष्क कल्पना के साथ उसको परिणाम भी चाहिए। जबकि यहां तो मस्तिष्क का प्रशिक्षण कैसे होगा? मस्तिष्क मर्जी है वो कल्पना कर रहा है, ऊटपटांग कल्पना कर रहा है सौंदर्य बोधी कल्पना में। विद्यार्थियों, ये हम लोगों ने कल्पना की बात की, लेकिन अंत में एक बात बताना चाह रहा हूं कि कल्पना के कुछ फायदे भी है। आपको ध्यान हो, कल्पना के कुछ फायदे भी है। क्या फायदा है? आत्मसंतुष्टि मिलती है। कभी जैसे कोई पति पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड नहीं जा पाए, तो आत्मसंतुष्टि तो कल्पना में मिल ही सकती है कि भाई घूम के आ गया। आप प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, पर कल्पना करके ऊटपटांग कल्पनाओं के साथ में खुश तो रह ही सकते हो, तो एक आत्मसंतुष्टि मिल जाती है। अनेक इच्छाएं जो हकीकत में तृप्त नहीं हो सकती, कल्पनाओं से तृप्त हो सकती है। अनेक इच्छाएं कल्पनाओं से तृप्त हो जाती है। जो अब मैं प्रधानमंत्री रियल लाइफ में तो बन नहीं सकता, लेकिन कल्पना तो कर सकता हूं ना, कोई मना थोड़ी है। हवाई जहाज में जा पाऊं नहीं जा पाऊं, कल्पना करने में रोक थोड़ी है। कल्पना से आपकी स्मृति भी बढ़ती है, क्योंकि आप पुरानी यादों को याद करके ही कल्पना कर रहे हो, तो आपकी स्मरण शक्ति भी क्या होती है? बढ़ती है। पुरानी यादें याद आएगी तभी तो। शादी की कल्पना कर रहे हैं, 10 साल हो गए शादी को, आप कल्पना करोगे तो शादी के जो दृश्य है वो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि आप कल्पना करते आ रहे हो। जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कल्पनाएं करना भी जरूरी है। जीवन के हर क्षेत्र में कल्पना का अपना योगदान होता है। बिना कल्पना, अगर आप कल्पना ही नहीं करोगे तो जिंदगी में मेहनत कैसे करोगे? क्योंकि कल्पना के हिसाब से मेहनत कल्पना करते हैं ना, कभी मैं ऐसा बनूंगा, मैं रीट की परीक्षा दूंगा और पास होऊंगा, तब क्या होगा? तब रीट की परीक्षा करने का और जुनून पैदा हो जाता है। भावी परिस्थितियों की कल्पना कर उसमें कैसा व्यवहार करूंगा, उसमें मदद मिलेगी। भावी परिस्थितियों व अनुकूल व्यवहार की कल्पना कर सकते हैं। इससे हमारे को जिंदगी के अंदर अच्छे व्यवहार के लिए काफी जो है वो मदद मिलती है कल्पना के द्वारा। तो ये कुछ फायदे कल्पना के बारे में हैं। कल्पना के द्वारा आपको ध्यान हो, दुनिया के अंदर नई नई चीजें, नया नया जो सृजन है, नया जो निर्माण है, उस सृजनात्मकता को भी प्रोत्साहन इस कल्पना के द्वारा मिलता है। और निश्चित रूप से कल्पना जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। एक तरीके से मैं कहूं तो समायोजन के लिए भी कई बार कल्पनाओं का महत्व होता है। कई बार कल्पनाएं समायोजन में भी हमारी क्या करती है? मदद करती है। जो चीजें हकीकत में प्राप्त नहीं कर सकते उसकी कल्पना कर लो, दिल बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। आज मेरे पास ओप्पो का फोन है, वो भी टूटा हुआ है, लेकिन कल्पना कर सकता हूं कि मेरे पास आईफोन है। 10 मिनट के लिए ही सही खुशी जरूर हो जाती है, यार मेरे पास अच्छा सा आईफोन है। अब आईफोन तो नहीं है, मैं कल्पना कर लेता हूं कि यहाँ पे एप्पल का फोटो लगा हुआ है, खुशी हो जाएगी। तो कहने का मतलब कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है, और जिंदगी में कल्पना करिए। और आप सभी कल्पना करिए कि परीक्षा आई है, कैसा पेपर आया है, सारे के सारे सवाल आ रहे हैं, एक एक सवाल सही किया, ओएमआर सीट में सारे गोले सही हो गए, 150 में 150 नंबर सही हो गए। शिक्षा मंत्री जी का फोन आया, आज दिन तक कोई 150 में 150 नहीं लाया, तू ही लाया बेटा,
तेरे को कहां पोस्टिंग चाहिए, घर के सामने दे दो, बी पोस्टिंग, तू तो मौज कर, तनख्वाह भी तेरे को दूसरों से डबल मिलेगी, वाह मौज कर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है इमेजिनेशन और इन्हीं कल्पनाओं के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।